नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र कुमार दिग्गज एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में हमने मौर्य साम्राज्य में को शुरू किया और मौर्य साम्राज्य में हमने शुरुआत में उनके स्रोतों को जाना, उनके अभिलेखों को जाना, उसके शिलालेखों को जाना, गुहा लेखों को जाना और बहुत सारी बातें चर्चा परिचर्चाएं हमने पूरी क्लास में कर ली है। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी चर्चा लगभग पूरी कर ली है। बिंदुसार की चर्चा भी पिछली क्लास के अंदर कर ली है। आज जो हम शुरू करना जा रहे हैं वो सम्राट अशोक के बारे में है। सम्राट अशोक की चर्चा करनी जरूरी है। इसके बाद में केवल और केवल सामाजिक, आर्थिक और थोड़े से प्रशासनिक जो तथ्य हैं उनको ही इस कक्षा में देखना शेष रह जाएगा कि 2 या 3 क्लास में ये पूरा टॉपिक हो। यूट्यूब पे और ऐप पे दोनों ही ये अवेलेबल है। आप चाहे जहाँ भी ये विषय मौर्य वंश आता है वो चाहे यूपीएससी का हो, आरपीएससी का हो, थर्ड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हो, या सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर है सामाजिक विज्ञान का वो हो, या आपके थर्ड ग्रेड के अंदर जो एसएसटी का पेपर होता है का विषय हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड के अंदर पेपर फर्स्ट में भी ये है, और सेकंड में जो इतिहास के जो विद्यार्थी हैं वो भी इससे देख के अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। हालांकि इसको पूर्ण रूप से विशेषीकृत नहीं किया गया है कि लेकिन चूंकि आजकल की जो परीक्षाएं हैं उसमें जो सवाल हैं वो थोड़े से लीक से हट कर आ रहे हैं, तो कोशिश ये की गई है कि जो विषय में अब तक सवाल पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में उनको इसमें समाहित किया गया है। देखिए, परीक्षा में कोई सवाल इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो सवाल परीक्षा में आ जाए वही इम्पोर्टेंट सवाल कहलाता है। इसलिए संपूर्णता और समग्रता के साथ अध्ययन करने की तैयारी आप रखें, इस सोच के साथ रखें कि जो भी एनसीईआरटी में या स्टेट बोर्ड की किताबों में या जो सरकार के उपक्रम की जो पुस्तकें हैं उनमें चीज़ें दी हुई हैं उनको ले लिया जाए, क्योंकि संभवतः जो भी परीक्षक है, जो भी आपका पेपर बनाने वाले पेपर सेटर कमेटी है, वो भी इन्हीं पुस्तकों में घुमा के फिरा के चीज़ों को लेती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमने जो प्रयास किया गया है एक अच्छे टीम के साथ में, हमारी जो टीम है वो लगभग आपके सामने पूरी है और ऐप पे भी शायद क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। और रहा सवाल प्रचार और प्रसार के मामले में, तो भी हम पूरे संपूर्ण राजस्थान में शीघ्र अतिशीघ्र ही आपके पास प्रस्तुत होंगे, अपने विचार को, अपने दर्शन को, अपनी नीतियों को और अपना जो लक्ष्य है उसको लेके आपके सामने दिग्गज अकेडमी जो है वो आपके प्रस्तुत होगी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। महान सम्राट अशोक इतिहास में बहुत ही कम लोग हुए हैं जिनके आगे दी ग्रेट या महान लगता है। भारतवर्ष में तो मैं दो दो ही व्यक्ति, अशोक और आपके अकबर, दो ही व्यक्तियों को महान कहा गया है। और भी हैं, हम एलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। ऐसे बहुत ही कम जो राजा हुए हैं जो अपनी नीतियों के कारण जाने गए हैं, युद्धों के कारण नहीं, अपनी कला संस्कृति के कारण नहीं, वरन उनकी धर्म के प्रति, आम लोगों के प्रति सहिष्णुता का भाव किस प्रकार से था, जनता में समरसता का भाव, सभी धर्मों को एक नज़र से देखने का भाव, सभी जो परिस्थितियाँ थी समायोजन की उनको अपनाने का भाव, ये सब जो है इन सब राजाओं को महान बनाती है। सम्राट अशोक भी इसी क्रम में महान है। इनकी तुलना कई शासकों से हम करें, मैं कहता हूँ ये बेमानी है, क्योंकि समय, देश काल, परिस्थितियाँ जिस समय थी जब कलिंग का युद्ध लड़ा गया, चंद्रगुप्त की सेनाओं को हम क्या कहते हैं, डाकुओं की सेना, 6 लाख की सेना, बिंदुसार ने भी काफ़ी युद्ध लड़े, आपने उसकी उपाधियों को भी देखा। उपाधियों को देख के ये लगता है कि वो वहाँ महान शासक रहा होगा। इसी क्रम में हम बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र की चर्चा करेंगे और ये देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि किन परिस्थितियों ने इसको एक महान सम्राट अशोक बनाया। तो आइए, हम वही तरीका है, हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि 269 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व एक महान शासक जिसे हम सम्राट अशोक कहते हैं, वो एक सोच के साथ बैठता है। उसकी भी सोच वही थी जो साम्राज्य को विस्तार करने की थी, साम्राज्यवादी नीति की थी, जिसमें उसने काफ़ी युद्ध लड़े, काफ़ी नीतियाँ, कूटनीतियाँ, चालाकियाँ और शासन को किस प्रकार से, साम्राज्य को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इन नीतियों को लेकर ही अशोक जो है वो अपनी राजगद्दी पर बैठता है। जब बैठता है तो अपने भाई सुसीम से उसकी और कई भाइयों से अपनी बहुत ज़्यादा
वैचारिक मतभेद होते हैं और ये वैचारिक मतभेद किस प्रकार से युद्ध में परिवर्तित होते हैं। हम देखते हैं कि 99 भाइयों 101 भाइयों से वो युद्ध लड़ता है और शायद कई इतिहास की पुस्तकें ये क्लेम करती हैं कि उन्होंने सबकी हत्याएं की, परंतु खुद अशोक अपने 5वें अभिलेख में कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ सकुशल रहता हूँ। यहाँ पर ये बात विरोधाभासी उत्पन्न होती हुई दिखती है। हाँ, ये ज़रूर है सुसीम से जो बिंदुसार के बड़े पुत्र थे सुसीम, उनसे इनकी शासन के लिए बनती नहीं थी, क्योंकि नीतियाँ उनकी अलग थी सुसीम की और इनकी नीतियाँ अशोक महान की अलग थी। कर्नाटक की बात कहें तो वो भी अशोक के पक्ष में थे। जो महान परिवारजक इनके राज्य में रहते थे पिंगल वत्स जीव, वो भी सम्राट अशोक को ही एक काबिल शासक मानते थे और निसंदेह ही ये काबिल थे। इन्होंने तक्षशिला का विद्रोह भी अपने समय में दबाया, हमने पूर्व की कक्षा में देखा। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हम्म, तो अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। विरोध 4 साल बाद, देखिए एनसीईआरटी में कुछ अलग फैक्ट है लेकिन हमें बात केवल एनसीईआरटी की ही माननी है। और सुसीम से युद्ध होने के बाद अपने भाइयों से सलाह मशवरा या युद्ध होने के बाद में 273 ईसा पूर्व में ये उत्तराधिकारी बनाया जाता है। यानी कि 269 ईस्वी के 4 वर्ष बाद के अंतर में 4 वर्ष के अंतर लगता है इसको राजगद्दी पर बैठने के लिए, शासन को पूर्ण रूप से अपने हाथ में लेने के लिए। तो बिंदुसार के निधन के पश्चात 273 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का तीसरा शासक बनता है। ठीक है। उसके बाद में जिसका राज्य रोहण या राज्य अभिषेक जो है वो 4 वर्ष बाद होता है और 269 ईस्वी में होता है। तो एनसीईआरटी की पुस्तकों में इन सब जो भी नाटकबाजी है उनको एक लाइन में ही समाप्त कर दिया गया है। हमें केवल ऑप्शन में इसी पे ध्यान देना है कि जो काल है वो 272 ईसा पूर्व में है। रुकिएगा एक मिनट। तो जो है हम थे यहाँ पर एनसीईआरटी में अशोक का शासनकाल 272/268 से 271 ईसा पूर्व कहा गया है। आपको एक बात बता दूं कि इतिहास में जो ईसा की घटना है, ईसा उसके पूर्व इतिहास 1 2 3 उल्टा चलता है और उसके बाद में 1 2 3। तो यहाँ पर जो लिखा आता है वो ईस्वी है और ये इसके पूर्व जो लिखा आता है वो ईसा पूर्व है। तो घटना जो 200 आपके 72 की है या 73 की है वो पहले की घटना है और 269 जो है वो अभी वर्तमान में, मतलब वो बाद में आया है। तो उल्टा क्रम चलता है, इस चीज़ को हम देखने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारी के इतिहास में सिरका क्यों लगाया जाता है वो भी देखने का प्रयास करेंगे। तो मेरा कहना यहाँ पर आपसे केवल इतना सा है कि हम केवल और केवल ज़्यादा चीज़ों में ना जाकर हम ये देखते हैं कि 272 ईसा पूर्व से या 268 ईसा पूर्व से 231 वर्ष यानी कि 36 वर्ष का इसका शासन काल रहता है। किस प्रकार से ये जो इसकी दिग्विजय की नीति है यानी युद्ध लड़ने की नीति है उससे ये धम्म विजय की नीति पर कैसे पहुंचता है, महान कैसे बनता है, आज इस कक्षा में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। अशोक का हम सबसे पहले प्रारंभिक जीवन देखने का प्रयास करते हैं कि भाई प्रारंभिक जीवन में अशोक की बातें क्या है। सबसे पहली बात तो हम राजतरंगिणी की बात करेंगे। राजतरंगिणी में ये कहा गया है कि जो अशोक महान है वो सनातन धर्म अर्थात कि शैव धर्म से दीक्षित था या उसके मतों को मानता था। इसके पीछे जो कलहन अपनी राजतरंगिणी में तर्क प्रस्तुत करता है कि वो श्रीनगर में शिव जी का मंदिर बनाता है और शिव जी का ये उपासक होता है। क्या चर्चाएं, क्या परिघटनाएं घटनाएं रहीं जिनके कारण ये बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होता है, इसके भी 3 तर्क होते हैं जो हम देखने का प्रयास करते हैं। कि अशोक सम्राट बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है। दिव्यावदान बौद्ध जो ग्रंथ है, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी देवी था। अशोक की जो माता है उनका नाम जो है वो सुभद्रांगी देवी बताया गया है, जो चंपा के एक ब्राह्मण कन्या थी। तो संभवतः माँ से ही इनको जो है वो ब्राह्मण होने में मतलब ब्राह्मण पक्ष को मिलने में या संस्कृत को समझने में या फिर यूं कहें कि शिव जी का उपासक बनने में शिक्षा दीक्षा यहाँ से मिली, क्योंकि ये चंपा के एक ब्राह्मण परिवार की कन्या थी। तो भद्रांगी देवी जो अशोक सम्राट की माँ थी। सिंगली अनुश्रुतियों में इसे धर्मा कहा गया है, यानी कि अशोक की माँ का दूसरा नाम क्या है, धर्मा धर्मा धर्मा। और उसके बाद इसे अग्रमहिषी यानी कि पटरानी प्रधान रानी, यानी कि यूं कहें कि जो ये बिंदुसार है, बिंदुसार की ऐसी पत्नी थी जो पटरानी या प्रधान रानी के रूप में उस समय में मौजूद थी।
दीपवंश और महावंश के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां थी। बिल्कुल सही है। बौद्ध ग्रंथ कहता है कि जो बिंदुसार है उसकी 16 रानियां थी, जिससे 101 पुत्र इसके थे, यानी कि अशोक के जो भाई हैं उनकी संख्या 199 या 100 रही होगी। सबसे बड़ा पुत्र जो था वो सुशीम था, और बिंदुसार को सबसे ज़्यादा जो चहीता था या प्रिय था, या उनका सबसे ज़्यादा जो प्यार था या उनका ध्यान था, वो सुशीम के ऊपर था बिंदुसार का। वो अशोक को इतना पसंद नहीं करते थे। अशोक का सौतेला भाई था कौन? कि सुशीम। परंतु अशोक के सगे भाई की चर्चा इतिहास में मिलती है, तो सगे भाई का नाम भी जानना जरूरी है। तो अशोक का जो सगा भाई था उसे हम विगत शोक या तिस्य कहते हैं, विगत शोक या तिस्य कहते हैं। अशोक का यानी कि सुभद्रांगी के जो पुत्र हैं अशोक और विगत शोक जो हैं इनके पुत्र होते हैं, और सुशीम इनका क्या है? सौतेला भाई होता है। देखिए, इतिहास में कभी भी कोई चीज़ें ऐसे उठ के नहीं आती हैं, पर इतिहास में बैकग्राउंड की भूमिका बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए बैकग्राउंड बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कौन था इतना महान शासक है, परिवार की जानकारी होना एक सामान्य नागरिक के होते हुए, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको पता होना चाहिए। अब इतने सारे जो पुत्र हैं, यानी कि अशोक के इतने सारे भाई हैं, सभी काबिल होंगे, कहीं न कहीं के प्रांतपाल होंगे या राज्यपाल होंगे या युवराज होंगे। अब सबसे बड़ी समस्या बिंदुसार के समय थी कि भई वो किसको राजा घोषित करे, क्योंकि उस समय पे ये नियम मौजूद नहीं था कि उत्तराधिकारी जो बनेगा वो सबसे बड़ा लड़का होता है, वही बनेगा, ऐसा भी नहीं था। लेकिन ये हम मुगल काल तक भी देखेंगे तब तक हमें ये देखने को नहीं मिलेगा कि उत्तराधिकार के लिए ये कोई नियम प्रचलित था कि सबसे बड़ा बच्चा ही या सबसे बड़ा बेटा बेटा ही या जो सबसे पहले पृथ्वी पर आया है या जिसका जन्म हुआ है वही हम उसको शासक मानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। जो योग्य होगा वही शासक बनेगा। यही परिपाटी मुगल काल तक हमें देखने को मिलती है। ठीक है। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि सभी राजकुमारों में उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। ये सभी लालायित थे कि हम राज को प्राप्त करें। और इसमें क्या होता है? मदद लेते हैं। कौन मदद लेते हैं आपके? बिंदुसार जी। उनके जो आजीवक संप्रदाय के एक भिक्षु होते हैं या परिवारजक होते हैं, जिनका नाम पिंगल वत्स जीव होता है, ये वहाँ पर रहते हैं और सभी के बीच में कुछ पैरामीटर सेट करते हैं, और पैरामीटर सेट करके कुछ ऐसे अ, आयोजनों का या कंपटीशन का तैयार करते हैं, और सबके मध्य चाहे बुद्धि के संबंधित बात हो, क्षत्रियता के संबंधित बात हो, शासन को किस प्रकार से चलाने संबंधित बात हो, युद्ध लड़े तो कला कैसी होनी चाहिए, और जो समाज में जो दर्शन है उनके प्रति, समुदायों के प्रति किस प्रकार की नीति होगी, वो सब पैरामीटर टेस्ट करने के बाद पिंगल वत्स जीव का निर्णय भी अशोक के पक्ष में ही आता है कि जो साम्राज्य चलाने के लिए काबिल है वो अशोक महान ही है। परंतु वो अपना निर्णय नहीं दे करके अपने वन को गमन या जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं बिना बिंदुसार के मिलते ही। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि बिंदुसार किस हद तक अपने बड़े लड़के सुशीम को चाहता है, परंतु जो आपके पिंगलवत्स जीव है वो उनको कह नहीं पाते हैं। उसके बाद जो हमने देखा था कि 500 व्यक्तियों की एक परिषद थी जिसका प्रधान को हम खल्लाटक कहते हैं। उस खल्लाटक के द्वारा भी जो निर्णय लिया जाता है वो नीतियों को देख के लिया जाता है राज्य के, और किस प्रकार से जो राजा होगा तो वो भी निर्णय अशोक के पक्ष में ही आता है। और खल्लाटक तो जितने भी अमात्य और मंत्री होते हैं उनको इसके पक्ष में करने का निर्णय भी ले चुके होते हैं। तो सारी परिस्थितियां एक तरफ थी, परंतु पुत्र मोह, एक पिता का जो पुत्र मोह है वो अपने बड़े पुत्र यानी कि सुशीम के पक्ष में था। कहानी ऐसे ही है। पढ़ देते हैं। अशोक सभी राजकुमार जो हैं उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। ठीक है। बिंदुसार ने आजीवक परिवारजक पिंगलवत्स जीव से सलाह ली और उनसे समस्त राजकुमारों की परीक्षा लेने को कहा। पिंगलवत्स जीव का निर्णय अशोक के पक्ष में हुआ, परंतु सम्राट बिंदुसार सुशीम के पक्ष में था। इसलिए परिवारजक अपने मत को प्रकट किए बिना ही वन को गमन हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रधानमंत्री खल्लाटक सुशीम से असंतुष्ट था, यानी कि जो खल्लाटक थे प्रधानमंत्री, जो खल्लाटक प्रधानमंत्री होते हैं, 500 मंत्री परिषद के जो प्रधान है कर्नाटक, वो असंतुष्ट होते हैं सुशीम से, जो भी कारण रहा हो उनका। उसने अन्य अमात्यों को भी अशोक के पक्ष में कर लिया। जैसा कि मैंने बताया कि जो अन्य अमात्य थे उनको भी अशोक के पक्ष में कर लिया जाता है। जब सुशीम तक्षशिला के विद्रोह दमन करने के बाद, अब जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद जितने भी सम्राट जो आपके खल्लाटक होते हैं, अमात्य होते हैं, अमात्य राक्षस होते हैं, मंत्री होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो सब अशोक के पक्ष में होते हैं और उसको राजा घोषित कर देते हैं। और जब सुशीम जो है वो तक्षशिला के विद्रोह को दबा के लौट रहा होता है, तो अशोक के तथ्यों के आधार पर अशोक के द्वारा एक प्रकार की खाई लंबी चौड़ी बिछाई जाती है, उसमें आग लगाई जाती है और उसमें करके सुशीम का अंत हो जाता है। बहरहाल ये बातें हैं।
कि बिंदुसार का जब सुसीम तक्षशिला में विद्रोह दमन हेतु गया था तो बिंदुसार का निधन हो जाता है, यानी कि अशोक के पिता और सुसीम के पिता बिंदुसार का निधन हो जाता है। अमात्यों ने अशोक को सम्राट घोषित कर दिया उस समय। सुसीम लौटते समय अशोक द्वारा पूर्व नियोजित एक अग्निगर्भा खाई में जो अग्निगर्भा खाई है उसमें गिरकर मर जाता है। तो कहानी यहाँ तक की समाप्त होती है। ठीक है। अब अशोक की माता के अलग अलग नाम मिलते हैं। जो शुभ मूल नाम जो है वो इनका जो मूल नाम है वो मिलता है सुभद्रांगी देवी, पासादिका और धम्मा। धम्मा, पासादिका और सुभद्रांगी। धम्मा, पासादिका और सुभद्रांगी अलग अलग साहित्यों में अलग है। ये अशोक की माता है। अलग अलग बौद्ध ग्रंथों में इसका नाम अलग अलग मिलता है, जैसे धम्मा, पासादिका, सुभद्रांगी। धम्मा, पासादिका और सुभद्रांगी। ऐसे ही अब निजी जीवन की बात कर लें, क्योंकि जरूरी है, पूछ ले सवाल पूछे गए हैं। अशोक की कुल 5 पत्नियां थी। कौन कौन थी, क्या क्या थी, देख लेते हैं। इन शॉर्ट में ही देखेंगे थोड़ा सा। तो अशोक की जो पहली पत्नी थी उसका नाम था असंघमित्रा। असंघमित्रा, असंघमित्रा। मैंने इससे पूर्व की कक्षा जो की थी उस कक्षा में आपको बताया था कि अशोक किस प्रकार से कलिंग युद्ध में जाता है और कलिंग युद्ध में जाता है। तो उस समय पे इनकी जो पहली पत्नी है, जो पटरानी है, जिसका नाम असंघमित्रा है, वो प्रेग्नेंट होती है, गर्भ से होती है। अशोक जब उस युद्ध को लड़के जीत के आता है और उसे 4-5 महीने बाद जब वो पहुंचता है तो वहाँ पर ये मिलता है कि असंघमित्रा जो है, उनका जो गर्भ में बच्चा था वो किसी कारण और अकारण, जो भी कारण रहा हो, उससे वो रह नहीं पाता, उसका गर्भपात हो जाता है। तभी से यहाँ से ये दिग्विजय की नीति को धम्म विजय की नीति में परतते हैं। तो ये वही रानी है असंघमित्रा, ये पटरानी थी। दूसरी रानी महादेवी जो यहाँ पर आपके उज्जैन में रह करती थी, यानी कि ये महेंद्र और संघमित्रा इसके पुत्र थे। ये बौद्ध धर्म के प्रचारक बने। हम देखेंगे कि संघमित्रा और महेंद्र जो है वो श्रीलंका में भी गए थे। उसके बाद तिक्ष्य रक्षिता, ये तिक्ष्य रक्षिता वो रानी थी जो अशोक के जो जब ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं या बौद्ध धर्म में जाते हैं, अपनाना और जाना दोनों अलग अलग चीज़ है। वो मानते सभी को हैं, लेकिन बौद्ध में जब दीक्षित होते हैं तब तिक्ष्य रक्षिता जो इनकी पत्नी होती है वो सबसे ज़्यादा इनका विरोध करती है और बौद्ध धर्म विरोधी पत्नी थी। परंतु यही वो पत्नी थी जब अशोक की जो मृत्यु होती है तो अशोक की पत्नी जो है तिष्य रक्षिता, वही इनके साथ में सती होती है। तो अशोक की वो कौन सी पत्नी है जो इनके साथ सती होती है, वो है तिष्य रक्षिता। एक पत्नी है जो पद्मावती है, पद्मावती जिनके पुत्र का नाम कुणाल कुणाल होता है, यानी कुणाल की माता का नाम पद्मावती है। और जो तीवर है उसकी माता का नाम कारवकी है, कारवकी है, कारवकी है। तो ये सब है इनकी निजी जीवन के बारे में चर्चा। तो इनके जो पुत्र है महेंद्र, कुणाल, तीवर, इनके पुत्र जो हैं वो महेंद्र है, कुणाल है अशोक के, तीवर है। और जालोक जो है हमें राज तरंगनी में मिलता है। ये कश्मीर का शासक बनता है जालोक। कश्मीर का शासक कौन बनता है, जालोक बनता है। कश्मीर का शासक जालोक बनता है। इनके पुत्र तीवर, कुणाल, महेंद्र और दो पुत्रियां हैं संघमित्रा और चारुमती। चारुमती, चारुमती, संघमित्रा और चारुमती। ये सब उनकी निजी जीवन की बातें हैं। अब अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अशोक के द्वारा केवल और केवल एक युद्ध लड़ा गया है। उस युद्ध को मैंने आपको पूर्व की कक्षा में अच्छे से बताया है। लेकिन अशोक से संबंधित सवाल जब भी आते हैं ना तो थोड़े से केच लिए होते हैं। छोटी परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो, अशोक से है, अकबर से है, या ऐसे बहुत से जो शासक हैं आप इतिहास में समझेंगे तो चंद्रगुप्त है, उपगुप्त है, ये आपके जो समुद्रगुप्त हैं, इनके इनके जब भी सवाल आएंगे वो बहुत साधारण से होंगे, लेकिन उसके ऊपर एक केच लगा होगा। केच वो आपको पकड़ना होगा। इसलिए इतनी जानकारियाँ एक जो मार्गदर्शक है या इतिहास के हम जैसे विद्यार्थी हैं उनको बच्चों को देनी पड़ती है। तो हम देखते हैं अब अशोक का व्यक्तिगत जो धर्म है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि धर्म में परिवर्तन किए हैं। तो पहले क्या है कि इनके व्यक्तिगत धर्मों को देखेंगे तो कहानी वही है। पहले ये सुभद्रांगी देवी जो है ब्राह्मण कन्या थी, इसलिए ये ब्राह्मण धर्म की ओर आकर्षित थे। तो प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन कृत राज तरंगिनी में, राज तरंगिनी जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, कलहन की है और उसके अनुसार भगवान शिव का उपासक था। और 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि कलिंग युद्ध की हृदय विदारक घटनाओं के बाद धम्म की ओर आकर्षित हुआ। तो कहाँ मालूम पड़ता है कि खुद कहता है अशोक अपने 13वें शिलालेख में कि भाई मैं जो हूँ वो वर्तमान समय में हमारे जो 13वें शिलालेख है उसमें ये ज्ञात करवाते हैं आम जनता को कि मैं धर्म इस कलिंग की हृदय विदारक घटना के बाद में बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। उसके बाद देखते हैं दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक अपने शासनकाल में, अब थोड़ा सा 3 बातें हैं, उनको 3 बातों को ढंग से देखना पड़ेगा कि किसने बौद्ध धर्म से इनको परिचित करवाया, फिर बौद्ध धर्म के दर्शन किसने करवाए और अंततोगत्वा किसके कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म से अगर
परिचय करवाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम निग्रोध की बात करते हैं। निग्रोध वही है, इसका साथी होता है, सहयोगी होता है, परंतु बिंदुसार का लड़का है निग्रोध। बिंदुसार का लड़का है निग्रोध। तो सुसीम जो हैं, जो इनके भाई होते हैं, तो उनके सुसीम का पुत्र होता है निग्रोध। जो निग्रोध है वो किसी कारण से या किसी तरीके से वो अपने राज्य को त्याग करके बौद्ध धर्म में एक भिक्षु बन जाता है। काफ़ी घूमने फिरने के बाद, युद्ध लड़ने के बाद जब अशोक इनसे मिलते हैं और मिलते हैं तब देखते हैं कि भाई ऐसा क्या है तुम्हारे धर्म में, मुझे परिचय करवाओ। तो सबसे पहले परिचय करवाने का काम जो है वो सुसीम का लड़का जो है निग्रोध, सुसीम का लड़का जो निग्रोध है उसके द्वारा बौद्ध धर्म से अशोक को परिचित कराया जाता है। इसकी नीतियों के बारे में बताया जाता है, धर्म दर्शन के बारे में बताया जाता है, सोच के बारे में, भगवान बुद्ध की सोच के बारे में बताया जाता है। फिर ये परिचित होते हैं। उसके बाद ये बौद्ध भिक्षु जो होते हैं मोगली पुत्र इनका जो नाम है आपके मोगली पुत्र तिस्से इनका नाम है, मोगली पुत्र तिस्से इनका नाम है। उनसे ये मिलते हैं और थोड़ा सा विचार बढ़ता है इनका बौद्ध धर्म के प्रति। तो इसके प्रभाव में आते हैं और अंततः गत्वा बौद्ध भिक्षु उपगुप्त द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त की। अब सवाल अगर ये पूछे तो परिचय किसने कराया, लाइने सेट है, निग्रोध ने कराया। इसके बारे में प्रभाव में किसके कहने पे आया, तो मोगली पुत्र तिस्य के कहने पर, मोगली पुत्र तिस्य के कहने पर प्रभाव में आया। और अंत में जब अपनाते हैं, इसको दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो उपगुप्त बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के कहने पर ये दीक्षा प्राप्त करते हैं। अब यहाँ तक की बात समझ में आती है कि भाई परिचय भी करवा दिया, प्रभाव में भी ला दिया और दीक्षित भी हो गए। लेकिन इतिहास क्या है, प्रमाणों के आधार पर चलता है। तो हम देखते हैं कि बौद्ध मत में उसने अपनाया। इसका अकाट्य प्रमाण हमें जो मिलता है वो राजस्थान के ही भाबरू शिलालेख में मिलता है, जहाँ वो खुद अपने आप को बौद्ध मांगता है, बुद्ध संघ और धम्म का अभिवादन करता है। बुद्ध संघ और धम्म का अभिवादन अशोक करता है और यहीं से स्पष्ट होता है कि अशोक ने उपगुप्त के माध्यम से, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के माध्यम से ही यहाँ पर अपने धर्म को अपनाया है। यहाँ तक की कहानी है। देखिए, ये सनातन धर्म से लेकर बौद्ध धर्म को अपनाने की कहानी है। लेकिन अशोक के शासनकाल में या अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, उसने सभी धर्मों का सम्मान किया है, सभी धर्मों को समदर्शी भाव से देखा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, आजीवक संप्रदाय हो, कोई भी हो, सबको समान दृष्टि से देखा है। उसने एक कॉमन स्ट्रक्चर खड़ा किया है धम्म के नाम से, जिसमें सभी जो हैं वो धम्म को माने, यानी धर्म को माने और धर्म की शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाने का इसने प्रयास किया है। अशोक ने बौद्ध धर्म को किसी को ऊपर थोपने का प्रयास भी नहीं किया। हम ये स्पष्ट कर दें, उन्होंने सभी धर्मों को समदर्शी भाव से देखा है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट। बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य मत हमने, व्यक्तिगत धर्म उसका देख लिया कि शुरुआत में क्या थे, बाद में क्या हुआ और अंततोगत का क्या हुआ। अब कुछ तथ्य हैं। दीपवंश महावंश के अनुसार 99 भाइयों से संघर्ष होता है। मिलती है बातें कि 99 भाइयों से संघर्ष होता है या मार डालता है या कोई भी बात करता है, लेकिन इसका खंडन खुद अशोक अपने 5वें शिलालेख में करता है कि मैं मेरे परिवार के साथ सकुशल रहता हूँ। और कई जगहों पर चर्चा भी आती है कि अपने भाइयों के साथ रहते हैं। तो ये विरोधाभासी तथ्य हैं, लेकिन क्योंकि पढ़ाने पड़ते हैं, दोनों बातें हैं। अशोक के अभिलेखों में अशोक को देवानाम पिये या देवानाम पियदस्सी, देवानाम पिये या देवानाम पियदस्सी नाम से जाना जाता है। ये दिखाता है कि वर्तमान में, उस समय में, कुछ समय के लिए शुरुआती दौरों में अशोक जो है वो हिंदू धर्म में लगाव रखता था। उसके बाद हम देखते हैं, पूर्व में देख रखी है सारी बातें पुरानी कक्षाओं में, बस केवल यहाँ रिपीट करनी है। गुर्जरा मास की नेतृ उदयगोलन, गुर्जरा मास की गुर्जरा मास की गुर्जरा मास की नेतुर उदयगुलन अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है कि अशोक को अशोक किन किन अभिलेखों में कहा गया है, तो गुर्जरा मास की नेतुर उदयगुलन, गुर्जरा मास की नेतुर उदयगुलन, गुर्जरा मास की नेतुर और उदयगुलन पूर्व की कक्षा में चर्चा कर रखी है कौन कहाँ पर है। भाबरू शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, भाबरू शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, भाबरू शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। एक सेकंड।
तो भाब्रू शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी या मगध अधिराज या मगध का राजा के नाम से संबोधित किया गया है। अशोक के बुद्ध होने की जानकारी हमें भाब्रू शिलालेख से ही प्राप्त होती है, जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा। तो प्रियदर्शी या मगधाधिराज के नाम से भाब्रू शिलालेख प्रियदर्शी मगधाधिराज भाब्रू शिलालेख में मिलता है। मास के अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। देखिए, शाक्य मुनि जो है वो गौतम बुद्ध का नाम है और बुद्ध शाक्य यहाँ पर अशोक का नाम है। कंफ्यूज मत होगा, पुरानी कक्षाओं में बता दिया गया है। चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन हम बहुत करवाएंगे आपको, जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हम बोल रहे हैं उससे होगी, और जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छे तरीके से करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। पनगुडरिया अभिलेख में अशोक को महाराजा धीरज के नाम से भी जाना गया है। पनगुडरिया अभिलेख में अशोक को महाराजा धीरज के नाम से भी जाना गया है, और एमपी में है शायद पनगुडरिया अभिलेख। और मैं आपको बता दूं कि सारे अभिलेख कहाँ हैं, कब है, किस तरह है, वो सारी बातें पूर्व में की जा रही है। केवल यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि अशोक से संबंधित तथ्यों को देखा जाए, उनको देखते हैं जल्दी जल्दी। पनगुडरिया अभिलेख में अशोक को महाराजा धीरज के नाम से जाना गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से, पुराणों में अशोक को जो है वो अशोकवर्धन के नाम से पूछ ले, मिलान करा ले, पुराणों में क्या कहा गया है, पनगुडरिया अभिलेख में क्या कहा गया है, मास्की अभिलेख में क्या कहा गया है, या आपके गुर्जरा नेतुर उदयगुलन में क्या कहा गया है, इसलिए आपको जानकारी दी गई है। कलहन की पुस्तक राजतरंगिनी में अशोक को शिव मत का बताया, हमने पूर्व देख लिया। कश्मीर में इसने शिव मंदिर का निर्माण कराया, चर्चा हो गई है। कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना भी अशोक के द्वारा की गई थी। कश्मीर में जो श्रीनगर की स्थापना है वो भी अशोक के द्वारा की गई थी। अपने पुत्र जालोक को यहाँ का शासक भी, यानी कि कश्मीर का शासक भी कौन बनाता है, ये अशोक बनाता है जालोक को। अब घटना आती है कलिंग युद्ध की। कलिंग युद्ध की चर्चा हमने पूर्व की कक्षाओं में अच्छी तरीके से कर ली है। केवल यहाँ पर आपको लाइनों को पढ़ना है, लाइनों को समझना है। मैं इन शॉर्ट आपको समझा देता हूँ कि भाई ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि कलिंग वॉर्स किया गया। तो पहली तो बात ये थी कि दो कारण थे। पहला कारण था अशोक की विस्तारवादी नीति, ठीक है, और दूसरी वहाँ पर हाथी, रत्न, आभूषण, और वहाँ पर जो व्यापारिक मार्ग होता है दक्षिण में जाने का, चाहे जल मार्ग हो चाहे स्थल मार्ग हो, दोनों के ऊपर एक राज्य को हथियाने का या लेने का, जैसे कि बिंदुसार की नीति थी या फिर आपके कहें हम चंद्रगुप्त की नीति थी, वो काम उन्होंने पूरा नहीं किया जो आपके अशोक महान ने किया। तो तात्कालिक कारण तो ये था कि जो माल गुजारी कर होता है, वो माल गुजारी कर जो है वो जाना चाहिए था अशोक के पास, ठीक है, या अशोक के साम्राज्य के पास, लेकिन वो वहाँ नहीं जाकर नंदराज, वहाँ का जो आपका कलिंग का शासक होता है नंदराज, वो उनको लेना शुरू कर देता है। इससे ही दुखी होकर अपने राज्य में एक छत्र राज करने के लिए अशोक महान जो है वो कलिंग युद्ध करते हैं। बहरहाल ये एक मात्र कारण नहीं है, ये एक तत्कालिक कारण है। 2-4-6 महीने की घटना होगी जिससे उनको साम्राज्य को हथियाने का एक मौका मिला। लेकिन जो कारण है उसमें हम देखें कि कलिंग की अपनी एक अलग ही जो है वो जगह है, ठीक है। तो कलिंग इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि वहाँ पर रत्न, आभूषण और आपके जो मटेरियल है वो, तीसरे वहाँ के हाथी, जैसे कौटिल्य ने बताया कि वहाँ के हाथी बड़े प्रसिद्ध थे, और दक्षिण में समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग को जाने के लिए कलिंग बहुत ज़रूरी था। हम अभी थोड़ी देर बाद मैप में भी दिखा देंगे कलिंग किधर है। ये उड़ीसा के ऊपर वाले स्थान और पश्चिम बंगाल के नीचे वाले स्थान में कलिंग मिलता है। तो देखते हैं कि अशोक ने लड़ा कब। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। 8 वर्ष पूरे होने के उपरांत, 8 वर्ष पूरे होने के उपरांत, यानी कि 90 वर्ष में 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग वॉर्स है वो लड़ी गई। 261 ईसा पूर्व में कलिंग वॉर्स लड़ी गई या कलिंग युद्ध लड़ा गया। अशोक भी अपने पूर्वजों के भांति साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करता था। मैंने बताया आपको, एक राजा का उद्देश्य होता है साम्राज्य का विस्तार करना, वही एक इसकी नीति थी। उसको एक कारण चाहिए था, वो वहाँ के जो शासक हैं नंदराज, उनके द्वारा दे दिया गया, क्योंकि चुंगी कर या माल गुजारी कर या व्यापारियों को परेशान करके उनसे पैसा लेने वाली बात, ये 3-4 बातें मिलती हैं। तात्कालिक कारण ये था युद्ध लड़ने का। उसके बाद अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष यानी कि 8 वर्ष बाद 90 वर्ष में और 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया और उस युद्ध को अपने राज्य में मिला लेता है। इसके दो मुख्य कारण मिलते हैं कि अशोक की विस्तारवादी नीति हर राजा की नीति होती है। हम वाजपेयी यज्ञ भी देखते हैं, बहुत सारे यज्ञ देखते हैं कि मेरा घोड़ा जिस जिस जगह से निकलेगा वहाँ पर मेरा शासन होगा,
और जहाँ पर रोक लिया जाएगा वहाँ पर युद्ध लड़ा जाएगा। तो वही चीज़ है विस्तारवादी नीति, अशोक की विस्तारवादी नीति थी और अशोक की दृष्टि में कलिंग का एक व्यापारिक महत्व था, जैसा मैंने आपको बताया। चाहे वो आपको दक्षिण में पहुँचने वाली बात हो या समुद्री मार्ग पर जाने वाली बात हो या हाथियों को राज्य के अंदर सेना के लिए मिलाने की बात हो, लेने की बात हो, या फिर जो बहुत सारे जो धातु, उपधातु, जो भी अधातु हैं, उनका वहाँ पर बहुत मिलता, इसलिए यहाँ पर युद्ध लड़ा जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए भी जाना जाता था। सूती वस्त्र के निर्माण के लिए भी ये जाना जाता था। कि अशोक की विस्तारवादी नीति और अशोक की दृष्टि में कलिंग का व्यापारिक महत्व था। अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो व्यापार अच्छा बढ़ता है क्योंकि आम जनता की जो कपड़ों की है पहनने की इच्छा वो होती है, तो सूती वस्त्र व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कलिंग के हाथी प्राप्त करने थे, क्योंकि कलिंग के जो हाथी हैं वो कलिंग से हाथी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कौटिल्य का कथन था कि राजा की विजय हाथियों पर जितनी निर्भर है उतनी किसी और पर नहीं, और कलिंग अपने उत्तम हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, तो ये भी एक कारण था। अब कलिंग युद्ध के कुछ परिणाम होते हैं, उन कलिंग युद्ध के परिणामों को देख लेते हैं। आइए कि क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया व्यक्तिगत रूप से अशोक ने। तो ठीक है कि कलिंग की स्वतंत्रता का अंत होता है, कलिंग को जीत लिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद मगध साम्राज्य में मिला दिया जाता है और मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया जाता है। कलिंग में दो अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र बना दिए जाते हैं, क्योंकि कलिंग अपने आप में बड़ी भूभाग है, तो इसमें दो प्रशासनिक केंद्र बनाए जाते हैं, उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र। उत्तरी केंद्र को हम धौली के नाम से जानते हैं, कलिंग का जो उत्तरी केंद्र होता है उसे हम धौली कहते हैं, और दक्षिणी केंद्र को जोगड़ कहते हैं। धौली केंद्र की राजधानी तोसली कहलाती है, धौली केंद्र की राजधानी तोसली कहलाती है। धौली उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली है, और जोगड़ उत्तरी केंद्र की राजधानी जोगड़ जो है वो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी केंद्र है, उसकी राजधानी संपा या संपा बना दी जाती है। अब इसकी वर्णन कहाँ मिलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का जो राजा था उसका नाम था नंदराज, इसीलिए हम बार बार अभी थोड़ी देर पहले बोले कि नंदराज। तो ये पहला प्रभाव है कि उसको ले लिया जाता है, अशोक के साम्राज्य में मिला लिया जाता है, उसको प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में, उत्तर का भाग और दक्षिण के भाग में बांट दिया जाता है। उत्तर के भाग जो हैं कलिंग के, उसे हम धौली कहते हैं, उसकी राजधानी तोसली है, धौली की राजधानी तोसली, धौली की राजधानी तोसली, और दक्षिण केंद्र जोगड़ होता है, जिसकी राजधानी संपा होती है। हम देखेंगे इस युद्ध में कलिंग वासियों को भारी हानि हुई, जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में बताया गया है, और हम जानते हैं अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। हम ये बात पिछली बार कर चुके हैं कि इसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बनाया गया, और अनुमान ये है कि 1.5 लाख से अधिक लोग जो हैं वो इस युद्ध में घायल भी हुए, और ये संख्या यहाँ पर देखने को हमें मिलती है अलग अलग पुस्तकों में। आइए चलते हैं। अशोक कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा को देखकर द्रवित होता है। पहले मैंने आपको बताया कि अशोक जो है वो कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा को देखकर द्रवित हो गया, ठीक है, और भविष्य में युद्ध ना करने की घोषणा कर दिया। मैंने व्यक्तिगत कारण भी बता दिए हैं, दोबारा नहीं बताऊंगा क्या कारण था उसका, पारिवारिक घर गृहस्थी का। और जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है या आजीविक संप्रदाय है, उनके भिक्षुओं से, उनके संतों से बात करता है, तब सब कहते हैं कि हाँ ये गलत हुआ है, तो इनका धर्म परिवर्तन होता है, सॉरी जो हृदय परिवर्तन होता है। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने अच्छा कारण दिया है कि भाई किस प्रकार से इनको 1 2 3 लाइनों में कंक्लूड किया गया है। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार बिंबिसार द्वारा प्रतिपादित, तो बिंबिसार इससे मौर्य वंश से पहले, बिंबिसार द्वारा प्रतिपादित और उसके सभी उत्तराधिकारियों द्वारा अनुमोदित अग्रगामी अग्रगामी विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति को अशोक ने त्याग दिया, और एक नए युग का सूत्रपात हुआ जो शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार पर केंद्रित थी। इस युद्ध ने अशोक को चंड अशोक से धम्म अशोक बना दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि बिंदुसार हो चाहे बिंबिसार हो, ये सब क्लियर करेंगे कौन बिंबिसार है, बिंदुसार है छोड़िए। जब से मगध का जन्म हुआ है बिंबिसार के समय से लेके अब तक, अशोक तक,
युद्ध के माध्यम से, कूटनीतियों के माध्यम से किस प्रकार से साम्राज्य को बढ़ाया गया, आगे पोषित किया गया, उस नीति को त्यागा जाता है। धर्म विजय की नीति और सामाजिक प्रगति, शांति, सौहार्द, सहिष्णुता को अपनाते हैं, धार्मिक प्रचार प्रसार करते हैं, उसके बाद में ये काम करते हैं। यही चीज़ यहाँ पर अशोक को महान बनाती है और ये सम्राट अशोक महान कहलाते हैं और ये चंड अशोक से धम्म अशोक में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ हेमचंद्र राय चौधरी के कथन को हमें देखना जरूरी है। उसके बाद में कलिंग विजय से मौर्य साम्राज्य को समुद्र तट की प्राप्ति होती है, बंदरगाह मिलते हैं, सामुद्रिक व्यापार वाणिज्य बढ़ता है और अपनी सैनिक चौकियां यहाँ पर अशोक स्थापित करता है और समुद्री लुटेरों पर भी विजय प्राप्त करता है। बंगाल की खाड़ी, समुद्री यातायात आदि चीज़ें इसके अंदर देखने को हमें मिलती है। ये सब कलिंग वॉर्स की घटनाओं के परिणाम है। इससे इतर कोई लंबे चौड़े ज़्यादा परिणाम मिलते भी नहीं है किताबों में। फिर पढ़ने के लिए तो जगत पड़ा है, पूरे पीएचडी कर लो इस पर बैठ के, इससे कुछ होना नहीं है, पर संभवतः अपनी परीक्षा की दृष्टि से यही इम्पोर्टेंट है। अब धर्म इस प्रकार से अपना लिया गया, ठीक है। अब धर्म को प्रचार करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हम दिग्गज अकेडमी का भी बहुत जल्दी प्रचार प्रसार शुरू करेंगे, वैसे ही हम यहाँ देखेंगे कि भाई धम्म को किस प्रकार से, या धर्म को, या उसका जो धम्म है उसको किस प्रकार से प्रचार किया। पूर्व में सब चीज़ें बताई गई हैं, केवल यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं। धार्मिक यात्राएं करता है कौन? अशोक खुद करता है। 10वें वर्ष से वो बोध गया जाता है, पूर्व में बता दिया कि 10वें वर्ष वो बोध गया गया, 14वें वर्ष वो नेपाल के निगलीवा में गया, 14वें वर्ष नेपाल के निगलीवा में गया, 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी जो जन्म होता है आपके महात्मा गौतम बुद्ध का, वहाँ गया। तो 10वें वर्ष में बोध गया, 10वें वर्ष में बोध गया, 14वें वर्ष में निगलीवा, 14वें वर्ष में निगलीवा, 20वें वर्ष के अंदर आपके लुम्बिनी गया जाता है। यहाँ पर एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है जिसको हमने हमारे नोट्स में समाहित किया गया है। विंसेंट आर्थर स्मिथ कहते हैं के अनुसार धम्म यात्राएं कहाँ कहाँ की? तो सबसे पहले वो लुम्बिनी गया, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु गया, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। ये यात्राओं का क्रम आपको देखना है। तो पहले लुम्बिनी, 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 कपिल, कैसे भी जमा लेना इसको, एल के पी एस के एस, या तो आप ऐसे जमा लो, ये ट्रिक है, या इसको यूं देख लो, लू क बो, लू क बो, लू क बो, साकू, साकू श्रा, लू क बो शा कूसरा, कैसे भी जमा लें आप इसको अपने स्तर पे, ठीक है। तो लुम्बिनी गया, फिर उसके बाद कपिलवस्तु गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। पहला तो धार्मिक यात्राएं करता है जिससे कि धम्म जो है वो बढ़े, समाज में समरसता का भाव बढ़े, लोग जो हैं वो नैतिक आदर्श को अपनाएं, नैतिक आदर्श आचार संहिता है उसे अपनाएं, इसलिए धार्मिक यात्राएं करता है। पदाधिकारियों की नियुक्ति, राज्यों की नियुक्ति न्याय करने के लिए करता है, प्रादेशिकों की नियुक्ति क्षेत्र को देखने के लिए करता है, युक्तों की नियुक्ति क्षेत्रों को जोड़ने समरसता भावों के लिए करता है। तो राज्यों को, प्रदेशों को, युक्तों, महामात्रों की नियुक्ति, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। तो राज्यों को, प्रदेशकों, युक्तों, महामात्रों, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, इससे प्रचार प्रसार हो। दिव्य रूपों के दर्शन, जैसे कि विमान दर्शन, वही जैसे अपन जाते हैं ना झांकियाँ वाँकियाँ से जाते हैं, जिसमें ये अशोक कहता है कि इही लोक से परलोक जाने की या स्वर्ग तक जाने के लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर विमान दर्शन, विमान दर्शन, विमान दर्शन, हस्ती दर्शन और अग्नि स्कंद के दर्शन कराता है। यानी कि इस तरह के आयोजन हो जिसमें व्यक्ति यही लोक से परलोक की ओर प्रस्थान करे, स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करने की बात करता है। तो दिव्य रूपों के दर्शन कराता है कि तुम अगर अच्छे कर्म करोगे तो इस प्रकार से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में ये चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, वो दिखाने का विमान दर्शन, हस्ती दर्शन और अग्नि स्कंद आदि दिव्य रूपों का दर्शन कराता है। धर्म लिपियाँ आपने देखा, स्तंभ लेख, गुहा लेख, शिला लेख आदि उनके द्वारा करवाए गए। तो अशोक द्वारा जो धम्म के प्रचार में जो विशेष उपाय किए गए हैं उसमें धार्मिक यात्राएं की, पदाधिकारी की नियुक्ति की, दिव्य रूपों का दर्शन किया, दर्शन करवाए आम जनता को। उसके बाद धर्म लिपियाँ खुदवाई। और विदेशों में भी ये दिखता है हमें कि जो विदेशी जो है उसमें संबंध स्थापित करके धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया है। पूर्व कक्षा में मेरे द्वारा बताया गया है, केवल मैं 1 या 2 बार पढ़ूंगा, पूर्व में 3-4 बार पढ़ा है। तो मिस्र के शासक हैं तुर्मई, टोलमी सेकंड, फिलाडेल्फस अपने दूतों को भेजते हैं, प्रचारकों को भेजते हैं। तो मिस्र में भेजते हैं तुर्मी, मिस्र के शासक जो हैं तुर्मय, टोलमी सेकंड, फिलाडेल्फस, टोलमी सेकंड, फिलाडेल्फस, तुर्मई मिस्र के शासक हैं। सीरिया के शासक अंतियोक, एंटियोकस सेकंड,
सीरिया के शासक एंटियोक या एंटियोकस के यहाँ पर भी दूत भेजते हैं। मकदूनिया के शासक एंटीगोनस गोनाटस, अंत्यकीन यानी मकदूनिया के शासक जो हैं अंत्यकीन, एंटीगोनस गोनाटस के समय भी भेजते हैं। एपीरस यानी एलेक्जेंडर या अलेक्सुंदर के समय, एलेक्जेंडर एपीरस या अलेक्सुंदर के समय, और साइरीन जो मगध का शासक होता है उसके यहाँ भेजते हैं। साइरीन मगध का शासक है, एपीरस का शासक एलेक्जेंडर है, एपीरस का शासक एलेक्जेंडर अलेक्सुंदर है, और साइरीन का शासक जो है वो मगध है। ये पूर्व की कक्षा में बता दिया गया है। तसल्ली से 2-4 बार 5 बार आप इनको देखेंगे या जो भी आप ट्रिक यूज़ करते हैं याद करने की वो करेंगे तो अपना आप आपको याद हो जाएगा। आगे चलें। अब यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आते हैं कि धर्म प्रचार करने के लिए, इनको पढ़ता हूँ मैं, कि धर्म प्रचार करने के लिए कौन कौन से देशों में, कौन कौन से प्रदेशों में धर्म प्रचारकों के नाम जो हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष है। 1-2 पूछ लिए होंगे, 2-4 पूछने के कगार पे होंगे, या इधर धर्म प्रचारक का नाम दे देंगे, इधर देश का नाम दे देंगे, इसलिए इनको बोलना है, समझना है, पढ़ना है, याद करना है। तो सबसे पहले महारक्षित जो यवन देश गए, महारक्षित जो यवन देश गए, महारक्षित जो यवन देश गए, महारक्षित जो हैं वो यवन देश में जाते हैं, महारक्षित जो यवन देश में जाते हैं। महेंद्र और संघमित्रा हमें ज़्यादातर याद मिलता है कि महेंद्र और संघमित्रा जो है वो लंका में जाते हैं, महेंद्र और संघमित्रा जो है वो लंका में जाते हैं। सोन और उत्तर जो है वो सुवर्ण भूमि में जाते हैं। स से सोन कर याद कर लें, ये व्यक्ति के नाम, धर्म प्रचारक के नाम है। सोन तथा उत्तर जो है वो सुवर्ण भूमि यानी बर्मा की तरफ, सुवर्ण भूमि बर्मा की तरफ, स से सुवर्ण। मज्जिम जो है वो हिमालय प्रदेश में जाते हैं, मज्जिम जो है वो हिमालय के प्रदेश में जाते हैं, मज्जिम जो है वो आपके हिमालय प्रदेश में जाते हैं। मध्यांतिक जो है वो आपके कश्मीर गंधार में जाते हैं, मध्यांतिक जो है वो कश्मीर तथा गंधार में जाते हैं, मध्यांतिक जो है वो कश्मीर गंधार में जाते हैं। धर्मरक्षित जो है उपरांतक देश में जाते हैं, धर्मरक्षित जो है वो उपरांतक देश में जाते हैं, धर्मरक्षित जो है वो उपरांतक देश में जाते हैं, धर्मरक्षित जो है वो उपरांतक देश में जाते हैं। महाधर्मरक्षित जो है वो महाराष्ट्र में जाते हैं, म से महाराष्ट्र और म से आपके महाधर्मरक्षित। महाधर्मरक्षित जो है वो महाराष्ट्र में जाते हैं, महाधर्मरक्षित जो है वो महाराष्ट्र में जाते हैं, महाधर्मरक्षित जो है वो महाराष्ट्र में जाते हैं। और जो महादेव है वो महिष मंडल मैसूर में जाते हैं, महादेव जो है वो महिष मंडल मैसूर में जाते हैं, महादेव जो है वो महिष मंडल मैसूर में जाते हैं, महादेव जो है वो महिष मंडल मैसूर में जाते हैं। रक्षित जो है वो बनवासी में जाते हैं, रक्षित जो है वो बनवासी में जाते हैं। ऐसे ही देखना पड़ेगा, जब ब्रेन में बैठेगा, बार बार बोलोगे ना ब्रेन को, तभी चीज़ें बैठेंगी। लिखना मैं समझता हूँ ज़रूरी है, लेकिन मैं ये नहीं समझता लिखना बहुत ज़रूरी है। आप बार बार बोलिए, मन में दोहराई कीजिए, किताब को थोड़ा सा उल्टा रखिए, ब्रेन में थोड़े से बैठाने का प्रयास कीजिए। यही एक अच्छे तरीके से याद करने का एक तरीका है। या आपस में मिलान कीजिए, चंक मेथड होता है, उसको देखिए जैसे महारक्षित जो है वो यवन देश में गए, महारक्षित जो है वो यवन देश में गए। उसके बाद जो है आपके रक्षित नाम आएगा, रक्षित जो है वनवासी में गए, तो महारक्षित यवन में, रक्षित वनवासी में, महारक्षित यवन में, रक्षित वनवासी में, महारक्षित यवन देश में, रक्षित जो है बनवासी देश के अंदर। उसके बाद में महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका में गए, आपको वैसे ही याद है। उसके बाद सोन और उत्तर सुवर्ण भूमि बर्मा में गए, स से सोन, स से सुवर्ण भूमि, स से सोन, स से सुवर्ण भूमि यानी स्वर्ण भूमि बर्मा में। मज्जिम जो है हिमालय प्रदेश में, अब इसको याद कर लीजिए, हिमालय में झमझम करते हैं पानी निकलता है, हिमालय में झमझम करके पानी निकलता है, हिमालय में झमझम करके पानी निकलता है, तो मज्जिम हिमालय देश में जो है वो मज्जिम में गए। उसके बाद मध्यांतिक जो है कश्मीर और गंधार में है, मध्यांतिक जो है वो कश्मीर गंधार में है, मध्यांतिक है वो कश्मीर और गंधार में है। धर्म रक्षित जो है उपरांतक प्रदेश में जाते हैं, धर्म रक्षित जो है उपरांतक प्रदेश में जाते हैं। महाधर्म रक्षित जो है महाराष्ट्र में जाते हैं, म से महाराष्ट्र और मतलब महान रूप से धर्म की रक्षा करने के लिए प्रचारक महाराष्ट्र में जाते हैं, तो महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में जाते हैं, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में जाते हैं। महादेव जो है, महादेव जी हैं वो महिष मंडल में, जैसे महादेव भगवान हैं उनकी महिष जो है वो आपका जो उनका नंदी है उसका नाम कैसे करके डिकोड करके याद कर लीजिए। महादेव जो है महिष मंडल मैसूर में जाते हैं। इस प्रकार से इनको देखने का प्रयास करें, आपको मैं समझता हूँ अच्छे और रोचकता से याद हो जाएगा। अब ये आपको मैं समझता हूँ थोड़ा दिखने में थोड़ी सी ब्लरनेस हो रही होगी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ कि सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया। ठीक है साहब, अखंड भारत पर राज किया। मैं ये यहाँ स्पष्ट कर दूं, जितना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का था उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा बराबर जो है, क्योंकि दक्षिण में इनका इतना नहीं मिलता है अशोक का। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको कि कहाँ कहाँ था उसको देख लेते हैं कि सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया। सम्राट अशोक का मौर्य साम्राज्य हिंदू कुश एवं तक्षशिला यानी कि भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम में,
की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक था, दक्षिण में गोदावरी नदी तक था, दक्षिण में गोदावरी नदी तक था। सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण में, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण में, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण में तथा मैसूर तक और पूर्व में बांग्लादेश, नेपाल एवं पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक विस्तृत था। तो केवल सब कुछ जगह था, लेकिन केवल सब जगह था, लेकिन अब जिन जिन जगह नहीं था हम उनको ध्यान दे देते हैं, अपना आप मालूम पड़ जाएगा। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि जिन जिन प्रदेशों से अशोक के गुहा लेख, शिला लेख, स्तंभ लेख मिले हैं, वहाँ पर उसका साम्राज्य था, और जहाँ पर वो उनको नहीं मिले हैं ये चीज़ें, वहाँ पर इनका साम्राज्य नहीं था। तो 3 जगहें हैं, असम में नहीं मिलते हैं, तमिलनाडु में नहीं मिलता है और केरल में नहीं मिलता है। इसकी जगह पे सब जगह पर अशोक का साम्राज्य विस्तार था। नेपाल में भी था। उसके बाद आपके और जगह भी देख लें जहाँ भी मिले, कहाँ नहीं था, असम, तमिलनाडु और केरल में नहीं था, असम, तमिलनाडु, केरल में नहीं था। और हम जितनी भी नदियाँ पढ़ते हैं उन पर सब पर था। अशोक की मृत्यु 271 ईसा पूर्व में, 37 वर्ष का शासन करता है अशोक। अशोक की मृत्यु 231 ईसा पूर्व में होती है। अशोक के उपरांत मौर्य वंश के जो शासक, जो परवर्ती शासक बाद में आते हैं, चाहे हम कुणाल की बात करें, तीवर की बात करें या वृद्धरथ की बात करें, वो इतने कैपेबल रूलर नहीं होते हैं, वो इतने कैपेबल रूलर नहीं हो पाते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य को संभाल पाते हैं। देखेंगे हम बहुत जल्दी कि अशोक की मृत्यु 271 ईसा पूर्व में हुई। अशोक के उपरांत मौर्य वंश में परवर्ती शासक मौर्य साम्राज्य को लंबे समय तक संचालन नहीं कर पाते हैं। 40-50 साल में ही ये खत्म हो जाता है। तो ये देखने की बात है कि 40-50 साल में ही इनका साम्राज्य वो बिगड़ता है। कई कारण देखेंगे हम। देखते हैं अशोक के उत्तराधिकारियों या परवर्ती मौर्य शासकों के नाम और क्रम में स्पष्टता नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम पाए जाते हैं। लेकिन हम एनसीईआरटी की बात को मानेंगे कि भाई एनसीईआरटी ने क्या कहा है या कोई बहुत बड़े विद्वान ने क्या किया गया है। तो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचियों में समानता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हालांकि पुराण, दिव्यवदान और तारानाथ और कुणाल को तारानाथ सॉरी ये कहता है पुराण, दिव्यवदान बौद्ध जो ग्रंथ है, तारानाथ जो है उनका ग्रंथ है, तारानाथ है, उसने कुणाल को अशोक के बाद का पहला शासक मानते हैं। अशोक मतलब कुणाल जो है अशोक के बाद में कुणाल बनता है। देखते हैं कुणाल की आंखें निकल जाती है, उस कारण को छोड़िए, कुणाल को अशोक के बाद का पहला शासक मानते हैं। परंतु जहाँ पुराणों में वृहदत्त को अंतिम मौर्य शासक कहा गया है, वहीं दिव्यवदान संभवतः दिव्यवदान जो है बौद्ध ग्रंथ है, ये 100% ही है कि वृहदत्त को अंतिम मौर्य शासक कहते हैं। परंतु दिव्यवदान जो है, पूछ लेगी कौन से ग्रंथ में पुष्यमित्र को अंतिम मौर्य शासक माना है, तो वो दिव्यवदान में माना गया है, जो कि एक हम समझते हैं भूल है, लेकिन परीक्षा में पूछा गया है कि दिव्यवदान ग्रंथ के अनुसार अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो पुष्यमित्र बताया गया है। ठीक है, लेकिन वास्तव में वृहदत्त था। विभिन्न साक्ष्यों से परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में अधोलिखित विवरण मिलता है। कुणाल जो है वो अशोक के पश्चात शासक बनता है, ये जानकारी मिलती है कि अशोक के पश्चात जो शासक है वो कुणाल बनता है। दशरथ जो कि अशोक की तरह ही देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता है, दशरथ जो कि अशोक की तरह ही देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता है, आजीवक संप्रदाय संबंधित था। दशरथ जो है वो आजीवक को मानता है, और दशरथ के पश्चात उसका पुत्र संप्रति है शासक बनता है, संप्रति शासक बनता है। संप्रति जो है वो जैन धर्म के होता है। पूछ ले कि कौन किससे था, क्योंकि धर्म 3 ही चले, बौद्ध, जैन और आजीवक, और यहाँ पर जो हिंदू सनातन धर्म है। तो दशरथ जो है वो देवानाम प्रिय की उपाधि से जाना जाता है, यानी कि ये जो है वो आजीवक संप्रदाय का बन जाता है बाद में। उसके पश्चात दशरथ जो है वो जैन जो है धर्म का संरक्षक होता है या जैन धर्म को मानता है। कोई क्रम नहीं पूछने वाला आपसे किसी भी प्रकार से कि भाई इसमें क्या है उसमें क्या है, लेकिन क्योंकि चीज़ें लिखी हुई हैं इसलिए पढ़ना पड़ेगा। संप्रति के पश्चात शालीशुक के कुछ मत याद रखिए आप इसके अंदर। संप्रति के पश्चात शालीशुक राजा हुआ, जिसे गार्गी संहिता में शालीशुक को गार्गी संहिता में धार्मिक रूपों से अधार्मिक द्रुत यानी कि शालीशुक जो है, देखिए अशोक महान के 50 साल के 60 साल के अंदर ही ऐसे ऐसे शासक हो चुके हैं जो मतलब महान से लेके अधार्मिक धूर्तों की संज्ञा दी जा रही है। तो देखिए शासन किस प्रकार से गया होगा। तो संप्रति के पश्चात शालीशुक राजा हुआ, जो गार्गी संहिता में धार्मिक रूपों में अधार्मिक धूत और झगड़ालू शासक कहा गया, जिसने यज्ञों के अनुष्ठान को रोकने का प्रयास किया, यानी कि ब्राह्मण विरोधी काम किए। और पोलीबियस जो है विद्वान जो हैं, पोलीबियस ने इन्हें ही सुभागसेन की संज्ञा दी है। कभी पूछ ले कि कौन सा राजा है जिसका नाम सुभागसेन है, उसका वास्तविक नाम क्या है, शालीशुक है। किसने कहा है, पोलीबियस ने कहा है। उसके बाद इसके समय यवन नरेश
अंतियोग थर्ड, यवन राजा होते हैं अंतियोग थर्ड, इनसे डरा डरा के धमका धमका के जमीनों को लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि भारी आक्रमण। अभी देखेंगे हम ये कारण ये भी आएगा। अंतियोग तृतीय ने आक्रमण कर उससे उपहार प्राप्त किए। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था, सबको याद है, ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, इनके सेनापति थे। वृहद्रथ था जिसे हर्ष चरित्र में प्रज्ञा दुर्बल शासक बताया गया है। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने, इसका ही सेनापति था, उसने की थी। हर्ष चरित्र में इसे प्रज्ञा दुर्बल बताया गया है। हर्ष चरित्र में इसे प्रज्ञा दुर्बल बताया गया है, जिसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग होता है। और आपको पता है कि क्या होता है आगे। ये जाते हैं अपने, वृहद्रथ जी जाते हैं सेना को देखने के लिए, और वहीं ये सीधा आकर इन पर हमला करता है। समझ सकते हैं आप। वृहद्रथ की हत्या कर मौर्य वंश का अंत कर दिया और शुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। समझता हूँ हम जितने भी फैक्ट्स को देख सकते थे, जितनी भी कहानियों को सुन सकते थे, जितने भी तथ्यों और तर्कों को प्रस्तुत कर सकते थे, वो हमने कर दिया है। अब आगे पतन के कारण किन किन, हमारे तरफ से नहीं देंगे, जिन जिन लोगों ने दिए हैं उनकी बात करते हैं। अब कहने को तो बड़ी परीक्षाओं में पूछते हैं, समझते हैं कि भाई चर्चा करें, लेकिन जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखें कि हेमचंद्र राय चौधरी ने अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति बताया। अशोक की जो अहिंसक और शांति प्रिय नीति थी, जैसे इसके जो पूर्व राजा थे, चाहे चंद्रगुप्त थे चाहे बिंदुसार थे, इन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े, या बिंबिसार से लेके आप बिंदुसार तक की बात कर लें तो युद्धों के माध्यम से ही मगध ने पूरे भारतवर्ष में राज किया। लेकिन जो अशोक की अहिंसक और शांति प्रिय नीति थी, इसको ज़्यादा देर तक नहीं चला सकी। कहते हैं कि युद्ध जो है वो शांति का हथियार है। शांति का हथियार नहीं, अहिंसा अहिंसा का हथियार नहीं, लेकिन युद्ध जो है वो शांति का हथियार है। जब तक युद्ध नहीं लड़े जाएंगे, जब तक साम्राज्य नहीं बढ़ेगा और साम्राज्य में शांति नहीं होगी। तो पहला जो कारण हमें समझ में आता है कि हेमचंद्र राय चौधरी जो हैं वो कहते हैं कि अहिंसक और शांति प्रिय नीति। डी कौसाम्बी कहते हैं कि आर्थिक कारण, क्योंकि दिखता है हमें कि अशोक ने अपने खजाने को धर्म के प्रचार के लिए पूरा ही लगभग खाली सा कर दिया है। मिलते हैं प्रमाण, इतने बड़े बड़े मतलब जो बौद्ध धर्म के भिक्षु हुए हैं उनको यहाँ पर दान दिए गए, मठों को बनाया गया, या जो भी कारण रही, हम डी कौशाम्बी के आर्थिक कारण को देखते हैं। संकटग्रस्त अवस्था। हरिप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी नीति, धार्मिक नीति, यानी ब्राह्मणों का उपहास किया गया। लेकिन एक तर्क ये भी आता है कि अगर ब्राह्मणों को उपहास किया जाता तो पुष्यमित्र शुंग खुद ब्राह्मण था, उसको सेनापति कैसे बनाते। तो तर्क हैं, अब बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन उनमें नहीं जाना। लेकिन हमें देखना है कि हरिप्रसाद शास्त्री ने कहा कि धार्मिक नीति सही नहीं थी, ये बौद्धों को ज़्यादा मानता था और जो सनातन धर्म है उसकी उपेक्षा करता था। ब्राह्मण जो है वो इससे काफ़ी खफा थे, और ब्राह्मण जो है वो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से ही उनका प्रभाव जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ पर हरिप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि धार्मिक नीति ब्राह्मण विरोधी नीति होना, इसलिए ये मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बताए हैं हरिप्रसाद शास्त्री ने, ब्राह्मण विरोधी नीति या धार्मिक नीति। डीएन झा ने कमजोर उत्तराधिकारी, ये एक अच्छा कारण है कि कमजोर उत्तराधिकारी। रोमिला थापर बोलती हैं कि केंद्रीकृत प्रशासन जो था वो बहुत बड़ा था, जिससे परवर्ती शासक उसको संभाल नहीं पाए। अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना, मतलब अप्रशिक्षित होना जो है, अप्रशिक्षित होना यानी कि धर्म पे ध्यान गया, सेना पे, राजकोष में कैसे वृद्धि होगी, आसूचना तंत्र किस प्रकार से होगा, जिस प्रकार से बिंदुसार ने और चंद्रगुप्त ने जो शासन की जो स्ट्रक्चर बनाए, कौटिल्य ने स्ट्रक्चर बनाए, उनको देखा नहीं गया। तो रोमिला था पर केंद्रीकृत प्रशासन अधिक होने के कारण और अधिकारी तंत्र जो है वो अप्रशिक्षित था, इसके कारण को बताया गया है। आप थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अन्य भी कुछ कारण हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। किताबों से निकाल लिए गए बिंदु हैं, चर्चा किसी पे नहीं की जाएगी, केवल बताया जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के एक कारण ना होकर अलग अलग कारण हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं, पढ़ दिए। शासन का केंद्रीकृत होना, यानी कि शासन बहुत केंद्रीकृत था, यानी कि लोकतंत्र की भावना कमजोर थी, राजा का शासन ही एकदम मजबूत किया गया। ये सब बातें इसके अंदर देखने को मिलती है। योग्य उत्तराधिकारी का अभाव दूसरा कारण है, जैसे कि हमने देखा, कुणाल को देखा, तीवर को देखा, वृहद्रथ को देखा, संप्रति को देखा, ये जो हैं वो कैपेबल रूलर नहीं बन पाए। परिस्थितियाँ जो भी रही हों, लेकिन ये बिंदुसार, अशोक और आपके चंद्रगुप्त की तरह पे कैपेबल नहीं थे। योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव था, केंद्रीकृत प्रशासन को संभाल नहीं पाए, राजकोष में काफ़ी हानि हो चुकी थी, राज दरबार में षड्यंत्रों का केस चल रहा था। षड्यंत्र आप देखिए, केस की अगर
षड्यंत्र हो रहे हैं, तो इनके पास आसूचना तंत्र कमज़ोर था, तो राज दरबार में षड्यंत्र होना, ब्राह्मण अपनी बात कह रहे हैं, आजीवक वाले अपनी बात कह रहे हैं, बौद्ध अपनी बात कह रहे हैं, सेनापति अलग चल रहे हैं, तो राज दरबार के षड्यंत्र है। अशोक की अहिंसात्मक नीति, साम्राज्य का विशालतम होना, तो ये कंट्रोल नहीं कर पाए। और हमने देखा थोड़ी देर पहले विदेशी आक्रमण जो देखे यवन देश के प्रदेश के शक के साथियों के, जो देखेंगे आगे हम, तो विदेशी आक्रमण थे और ब्राह्मण विरोधी नीति, ब्राह्मणों का विरोध किया गया, ब्राह्मणों की अपेक्षा की गई, विदेशी आक्रमण और राजकोष की रिक्तता। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी राजा को चलने के लिए जनता की राजभक्ति का होना बहुत आवश्यक है, वो राजभक्ति यहाँ पर हमें देखने को। अब अंततोगत्वा 2 या 3 क्लासों में मौर्य वंश को समाप्त करेंगे, उसके बाद में हम तो 150-200 सवाल जो भी है हमारी ऐप के ऊपर कराने का प्रयास करेंगे। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, क्लासेस को आप लाइक कीजिए। सारे ही यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं। देखिए ऑनलाइन जो टीचिंग है उसका पैरामीटर्स आप जिस तरह से देखते हैं वो उतना सरल नहीं है। आप ऑफलाइन क्लासेस में आप जाके पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में काम बहुत होते हैं, चीज़ें बहुत होती हैं, चलाना करना भी बहुत ज़रूरी है, कंटेंट भी आपको देख के देना पड़ता है। ये बहुत मेहनती टास्क है और मैं भी समझता हूँ कि ऑनलाइन स्टडीज़ आने वाले समय का ही मांग है वो है, इसलिए हम भी जो दिग्गज एकेडमी है वो जयपुर में ऑफलाइन में अच्छा हमारा रिजल्ट देने के बाद ही हम ऑनलाइन एजुकेशन में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और नाम मात्र का शुल्क है देखिए साथियों, तो इतना विशेष भी नहीं है कि आप जयपुर या दिल्ली जाकर या कोई बड़े कोटा में या उदयपुर में रहकर या जोधपुर में रहकर तैयारी करेंगे तो बहुत ही जो शुल्क है वो लगेगा, नहीं। ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्लासेज है बहुत बढ़िया तरीके से होती है। इसके फ़ायदे ये हैं कि आप चीज़ों का बार बार दोहराव कर सकते हैं, जिस समय चाहें उस समय कर सकते हैं, टीचर से आप जो भी आप संवाद करना चाहें वो भी इसमें अवेलेबल होता है। साथ ही साथ में ऑफलाइन के ऑनलाइन के भी कुछ थोड़े से नुकसान हैं। देखिए मोबाइल के सामने आपको रहना पड़ता है, लेकिन मजबूरी ऐसी आन पड़ गई कि आपको ये करना पड़ेगा, तो अच्छे एमोलेड स्क्रीन के आप फ़ोन खरीदें, जिससे आप उसको थोड़ा सा फ़ोन्स वगैरह हैं या टैब वगैरह हैं उसको आँखों की जो सॉफ्ट तरीके से उनमें जो कि आते हैं सेटिंग्स आते हैं उसको करें, डार्क मोड पे रखें, उनमें देखें, बार-बार दोहराव को देखें। एक दूसरी चीज़ आप डबल स्पीड में देखने का प्रयास करते हैं, मैं समझता हूँ कि साधारण स्पीड में समझ में नहीं आ पाता और 90% तो डबल कोई तो 3 गुना, कोई तो 4 गुना। अब ये तो ऐप के अंदर की सेटिंग है, बात को समझिए, वो तो कर दें, कैसे भी कर दें। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो जल्दी-जल्दी देखने होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ आपको कि ऑनलाइन स्टडीज़ में आदमी यहाँ पर सभी लोग आते हैं, डिक्टेट कोई नहीं कराता, डिक्टेट यानी कि यहाँ पर हाथ से बोल के लिखाता कोई नहीं है, इसलिए लाइनें बार-बार दोहराव नहीं हो पाती। लेकिन आपने देखा होगा हम या हमारे जितने भी शिक्षक जो समुदाय के लोग हैं हम बार-बार उसको दोहराव इसलिए कराते हैं, लाइनों को बार-बार बोलते हैं, बार-बार बात आता है ताकि बच्चा कम से कम उसके दिमाग में, ब्रेन में पड़े तो सही, क्या मन में जाए तो सही। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर आपको स्पष्ट है। बहुत ही नाम मात्र के शुल्कों में कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं। हम भी आपके समस्त नए हैं, हम देरी के लिए क्षमा चाहते हैं कि ज़्यादा देर भी नहीं है, साल 2 साल डिले हुआ है हमारे कारणों में। लेकिन हम अभी आपको पूरे भारतवर्ष में और राजस्थान में आपको अच्छा काम करके दिखाएँगे, हमारी टीम बहुत अच्छी है। तो अगले विषय में हम चर्चा करेंगे प्रशासन की, शासन की, न्यायाधिकारियों की, महिलाओं की स्थिति, सामाजिक स्थिति और जो इनके जो कारण हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।